भैया ये लीजिए आपकी 2 किलो लकड़ी। कितनी ठंड हो रही है। हाँ भैया, ठंड तो बहुत हो रही है। देखो कितना कोहरा लगा है। अगला कदम कहाँ रखना है ये भी समझ में नहीं आ रहा। रात काफी हो गई है, अब तुम भी अपने घर जाओ। ठंड में कांपता हुआ अभिषेक अपने घर आता है और अभिषेक के घर आते ही शांति घर में कुछ तसले में लकड़ियां जला देती है। अरे बेटा, और दिन तो तू 6 बजे घर आ जाता था, आज इतना लेट कैसे? हाँ पापा, क्योंकि आज 2 घर और मिल गए। कल उनके घर में भी 5 किलो लकड़ियां भेजनी है। कल सुबह तो मुझे जल्दी उठना होगा। वैसे माँ, मैंने जो लकड़ियां काटी थी वो तुमने धूप में रखने के लिए रख दी थी ना? हाँ बेटा, रख दी थी, और तेरी बहन अंजलि को मैंने बोला था कुछ उपले बना देने के लिए, वो भी सूख चुके हैं। अगर किसी को उपले चाहिए हो तो वो भी बेच देना। पापा, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। लगता है इस बार आप मेरे लिए नया स्वेटर ले ही लेंगे। पिंकी, एक दिन भी ऐसा नहीं जाता ना कि तुम स्वेटर की जिद करना छोड़ दो। अभी पहले पापा को खाना खाने दो, आ जाएगा तुम्हारा नया स्वेटर। अब पूरा परिवार आग के पास बैठकर खाना खाता है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही अभिषेक लकड़ियां काटने के लिए जंगल चला जाता है और शांति भी कोठी जाती है, जहां वो झाड़ू पोछे का काम करती थी। पापा जी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? भाभी, पापा कहाँ जाने की तैयारी कर सकते हैं? जरूर कोई मजदूरी देखने के लिए जा रहे होंगे। पापा को कितना भी समझा लो, ये किसी की सुनते कहाँ हैं। अरे बेटा, मैं पूरे दिन इस ठंड में घर में बैठा बैठा बोर हो जाता हूँ। बाहर चला जाता हूँ तो 150 कमा लेता हूँ। पर दादू, आज आप कहीं मत जाओ। देखो बाहर कितनी तेज हवा चल रही है, बादल भी काला हो रखा है। हाँ पापा, पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, मौसम बहुत खराब है। आज आप रहने दो, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। घर वालों के मना करने पर गोविंद बाहर नहीं जाता। पूरा दिन बीत जाता है और शाम को शांति ठंड में कांपती हुई घर आती है। बहू, जल्दी से आग जला दे, बाहर बहुत ठंड हो रही है। मौसम बिल्कुल खराब हो रखा है, तेज आंधी तूफान चल रही है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। हाँ माँ जी, अभी जला देती हूँ, पर मुझे तो अभिषेक जी की चिंता हो रही है। बाहर बारिश होने वाली है और वो अब तक घर नहीं आए। माँ, पापा ने कहा तो था कि उन्हें थोड़ा आने में लेट होगा। कुछ नए घरों में भी उन्हें लकड़ियाँ देनी है। घर वालों के कहने पर भी शिल्पा का मन शांत नहीं होता और वो दरवाजे पर बैठकर अपने पति के आने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद तेज बारिश होने लगती है और बारिश देखकर एक बार फिर उसका मन घबराने लगता है। माँ जी देखिए ना, बाहर कितनी बारिश हो रही है और अब तक वो घर नहीं आए। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से ये बारिश की मार, हमारा घर भी टूटा फूटा है। कहीं इस ठंड में हम बेघर ना हो जाएं। अरे बहुत ज्यादा परेशान मत हो, ये हल्की बारिश है, थोड़ी देर में रुक जाएगी। परेशान शिल्पा दरवाजे के ही पास बैठी रहती है और अपने पति का इंतजार करती है। कुछ देर बाद अभिषेक बारिश में भीगता हुआ घर आता है और घर आते ही बिस्तर पर लेट जाता है। अभिषेक जी, आपको तेज बुखार है, अब हम क्या करें? एक तो ठंड, ऊपर से ये बारिश की मार। हमारा घर भी टूटा फूटा है, घर में रजाई कंबल भी नहीं है, और अभिषेक जी बुखार से तप रहे हैं। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। पता नहीं भगवान हम गरीबों के साथ इतना बुरा क्यों करता है। बारिश का कहर तो न गर्मी में ही थमता है और ना ही सर्दियों में ही। शिल्पा आग जला देती है ताकि घर में थोड़ी गर्माहट रहे और पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए सिकुड़ कर सो जाता है। पर सारी रात इतनी तेज आंधी तूफान चलती है और बारिश होती है कि शांति के घर की खिड़कियां टूट जाती हैं और घर की छत टपकने लगती है। माँ, मैं गीली हो रही हूँ, देखो छत टपक रही है। माँ, भाभी, पापा, अब हम क्या करें? अब तो छत भी टपकने लगी और खिड़की भी टूट गई है, हवा भी घर में आ रही है और बारिश की छींटें भी। हम बस इस बारिश में कर भी क्या सकते हैं? जहाँ छत टपक रही है वहाँ बर्तन लगा देती हूँ। शिल्पा गर्भवती थी, उसका 7वां महीना चल रहा था, पर ऐसी हालत में भी वो अपने घर वालों को बारिश से बचाने के लिए खिड़की में अपनी साड़ी का पर्दा बनाकर टांग देती है और जहाँ छत टपक रही होती है वहाँ खाली बर्तन लगा देती है। और इस तरह पूरा परिवार सारी रात घर में बैठकर ठंड में कांपते हुए रात गुजारता है। बहू, बाहर बहुत बारिश हो रही है, अभिषेक को डॉक्टर के पास ले जाना मुश्किल है और मेरा सेठानी के घर जाना भी जरूरी है। इस महीने पहले भी छुट्टी ले रखी है, कहीं ऐसा ना हो मालकिन नाराज होकर काम से निकाल दे। हाँ बहू, तुम अभिषेक और अपना ख्याल रखना। अंजलि बेटा, मैं तेरे भैया भाभी और पिंकी की जिम्मेदारी तुझे देकर जा रहा हूँ।
इतना बोलकर गोविंद भी मजदूरी ढूंढने के लिए चला जाता है, पर बारिश में गोविंद को कहीं काम नहीं मिलता और गोविंद निराश अपने घर आता है। तो वहीं धीरे धीरे अभिषेक का बुखार भी बढ़ता जाता है और बेचारी शांति भी बारिश में रोड पर पानी में भीग कर अपनी सेठानी के घर जाती है। और जब शांति की सेठानी शांति को गीले कपड़ों में और एक शॉल में ठंड में कांपते हुए देखती है तो अरे आंटी, आप तो पूरी तरह भीग चुकी हैं। बाहर इतनी ठंडी हवा चल रही है, इतनी ठंड में आप बारिश में भीगी हुई यहाँ आ गई। अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो? पर मालकिन, अगर मैं नहीं आती तो आप मुझे काम से निकाल देती, और इस वक्त मेरा काम करना बहुत जरूरी है। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, मेरे पति को कहीं मजदूरी नहीं मिलती, मेरा घर मेरी ही सैलरी से चल रहा है, हमारा टूटा घर है और इस ठंड में हम गरीब बारिश की मार झेल रहे हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं आपको खुद ही छुट्टी दे देती, पर कोई बात नहीं, अब आप आ गई हैं तो कपड़े बदल लीजिए, और अगर इसी तरह बारिश होती रही तो कल आने की जरूरत नहीं है। मैं समझ सकती हूँ, बारिश में बहुत सी दिक्कत होती है। रवीना शांति की परेशानियों को समझती है और उसे अपने कुछ गर्म कपड़े लाकर देती है, जिसे बदलकर शांति काम करती है और शाम को दरवाजे पर खड़ी होकर बारिश के रुकने का इंतजार करती है। आंटी जी, बारिश लगता है रुकने वाली नहीं है, आप क्यों दरवाजे पर खड़ी हैं? तबीयत खराब हो जाएगी, आज आप यहीं रुक जाओ। नहीं मालकिन, नहीं रुक सकती, मेरे घर की और मेरे बेटे की हालत आपको पता ही है, ऊपर से मेरी बहू भी गर्भवती है और फिर ये ठंड में बारिश की मार। अगर ऐसी बात है तो आप आधे घंटे यहीं रुक जाओ, बारिश रुकेगी तो मैं अपने ड्राइवर को भेज दूंगी, वो आपके परिवार को यहाँ ले आएगा, और जब तक आपके घर की मरम्मत ना हो जाए आप अपने पूरे परिवार के साथ हमारे गेस्ट हाउस में ही रुकना। क्या आपके गेस्ट हाउस में? आप तो बहुत अच्छी है मालकिन, आप नहीं जानती आपने हम जैसे गरीब की मदद करके हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। इस ठंड में आप साक्षात देवी बनकर आई हैं हमारे जीवन में। रवीना की बातें सुनकर शांति को परेशानी थोड़ी कम होती है और जैसे ही हल्की बारिश होती है रवीना अपने ड्राइवर को शांति के घर भेजती है और ड्राइवर शांति के पूरे परिवार को अपने साथ रवीना के घर लाता है, जहां शांति अपने परिवार के साथ रवीना के गेस्ट हाउस में रुकती है। माँ जी, इस बारिश से बचने के लिए हमें घर तो मिल गया, पर अभिषेक जी की तबीयत और खराब होती जा रही है। हमारी सारी लकड़ी भी गीली हो गई बाहर रहने की वजह से, घर में भी पानी जमा हो चुका है। कहीं ऐसा ना हो बारिश होने के बाद जब हम अपने उस गरीब घर में जाएं तो हम रोड पर आ जाएं। ठीक होने के बाद अभिषेक जी इस ठंड में सूखी लकड़ियां कहाँ से लाएंगे? बहू फिक्र मत कर, देख मालकिन ने मुझे घर के साथ बिस्तर, कंबल, रजाई और पैसे भी दिए हैं। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं अभिषेक को डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और तू घर की चिंता मत कर। मालकिन घर की मरम्मत करवा रही हैं और घर की मरम्मत में जितने भी पैसे लगेंगे वो मैं अपनी तनख्वाह में से कटवाती रहूंगी। माँ, तुम्हारे ही पैसों से घर चल रहा है, अगर वो भी कट जाएगी तो कैसे चलेगा घर? अंजलि बेटा, अभी तेरा बाप जिंदा है, बारिश रुकते ही कहीं ना कहीं मुझे मजदूरी मिल जाएगी, हम उससे घर चला लेंगे। अभी अभिषेक की दवाई लाना जरूरी है बहू, अब तू आराम कर, तू भी गर्भवती है, हम संभाल लेंगे। दादू, मेरे पापा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा। अब जैसे ही बारिश रुकती है शांति अपने बेटे को डॉक्टर के पास ले जाती है और दवाई खाने के बाद अभिषेक की तबीयत ठीक हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते ही अभिषेक फिर से अपना काम शुरू करता है और कुछ दिनों में शांति के घर की मरम्मत खत्म हो जाती है और पूरा परिवार अपने घर में वापस चला जाता है। अरे बहू, बिरजू आ गया है, उससे पूछ ले चाय लेगा क्या? अभी तक तो खाना भी नहीं बना है। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ, आप इतनी उदास क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? मधुरिमा, आज भी मुझे कहीं काम नहीं मिला, कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अपने पति को भावुक देखकर मधुरिमा अपने पति के कंधे पर हाथ रखती है और ढांढस बनाते हुए कहती है, हिम्मत मत हारी, आज नहीं मिला तो कल नहीं तो परसों काम मिल जाएगा। तब तक मैं और माँ जी तो काम कर ही रहे हैं। यही देखकर मुझे बहुत दुख होता है कि मेरी बूढ़ी माँ और पत्नी काम कर रहे हैं और मेरे हाथ पैर सलामत होते हुए भी मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा। और कितने दिन बोझ बनूंगा तुम लोगों पर। 1 महीने से ज्यादा हो चुका है मुझे काम से निकाले हुए और अब काम तक नहीं मिला। जिस गोदाम में बिरजू काम करता था उस गोदाम के मालिक ने बिरजू पर पैसे चोरी के इल्जाम में उसे काम से निकाल दिया था, जिसके बाद बिरजू को काम नहीं मिल पा रहा था। वहीं बिरजू की माँ शकुंतला और पत्नी मधुरिमा एक अंडा करी के ढाबे पर काम करते थे, जिससे जो ही पैसा आता वो शकुंतला के बीमार पति और घर के खर्च में लग जाया करता। अब अगली सुबह, अरे शकुंतला, लगता है अब तेरी उम्र हो गई है, जल्दी जल्दी तेरे हाथ नहीं चलती। मैं तो पहले ही कह रहा था तुझसे काम नहीं होगा।
अरे मालिक, कैसी बातें कर रहे हैं आप। बस मैं तो बर्तन धोने में लगी हुई हूँ, लेकिन ये कड़ाके की ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तभी तो मैं कह रहा हूँ तू आराम कर घर पर, मैं किसी और को काम पर रख लेता हूँ। कम से कम काम तो समय पर होगा। नहीं नहीं मालिक, बस कर ही तो रही हूँ काम। दोनों सास बहू उस ढाबे पर सुबह से शाम तक काम करते हैं और जो कुछ ढाबे पर बच पाता उससे वो थोड़ा सा खाना अपने घर भी ले जाया करते। अब देर रात दोनों सास बहू घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सभी उनका इंतजार कर रहे थे। मम्मी और दादी आ गई। पिताजी, दादाजी, मम्मी और दादी आ गई। मम्मी, दादी, आपको पता है मुझे बहुत तेज भूख लगी है और हम लोग आपका ही इंतजार कर रहे थे। हाँ मेरे बच्चे, हम आ गए। थोड़ा जल्दी आ जाते हैं, लेकिन मालिक ने थोड़ा काम पकड़ा दिया था। चल अब आजा, खाना खा ले। चलिए सभी खाना खा लेते हैं। मालिक ने बचा हुआ अंडा करी दिया है। अब देर रात सभी एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन सभी साथ में बैठकर जब खाना खा रहे होते हैं तभी शकुंतला का मिट्टी से बने घर की छत से एक मिट्टी का टुकड़ा खाने में जा गिरता है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो ये सर्दी जान लेने पर तुली हुई है, ऊपर से ये पुश्तैनी घर जो कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। और अभी तो चैन से खाना खाने बैठी थी, उसमें भी ये मिट्टी गिर पड़ी। अपनी सास के खाने की थाली में छत से गिरी मिट्टी देखकर मधुरिमा अपनी थाली को सास की तरफ बढ़ाकर कहती है, माँ जी कोई बात नहीं, वो थाली आप मुझे दे दीजिए और इसमें से खा लीजिए। अरे तो तूने भी तो भरपेट खाना नहीं खाया है, तू क्या खाएगी? कोई बात नहीं माँ जी, मैं वो मिट्टी वाला हटाकर खा लूंगी, आप मेरा खाना खा लीजिए। अरे माँ मेरे में से खा लेगी, तुम खा लो। लेकिन ये खाना भी तो फेंका जाएगा, मैं इसमें से मिट्टी हटाकर खा लेती हूँ। सभी खाना खाकर सोए ही रहते हैं। तभी अचानक से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और मधुरिमा उठकर बैठ जाती है। जैसे ही मधुरिमा बैठती है तो वो देखती है कि मिट्टी का बना दीवार एक कोने से झड़ रहा है। तभी वो सबको उठाकर जल्दी से बाहर आने के लिए कहती है। माँ जी, पिताजी, सभी उठिए, जल्दी से उठिए, बाहर तेज शीतलहर चल रही है और हमारा घर गिरने को हो रहा है। मधुरिमा की बात सुनकर जैसे ही सब घर के बाहर आते हैं वो मिट्टी से बना घर ढह जाता है। अब इतनी रात गई, मधुरिमा का पूरा परिवार घर से बेघर हो चुका था। बर्फ गिरने के साथ तेज ठंडी हवा तो चल ही रही थी। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। कुछ दूर चलने के बाद किशोर की सांस फूलने लगती है। अरे अरे बिरजू बेटा, मुझे चला नहीं जा रहा, बहुत हो गया, मेरी सांसें रुक जाएंगी ऐसा लग रहा है, मैं नहीं चल सकता। इतना कहकर किशोर वहीं बैठ जाता है। अब शकुंतला और मधुरिमा पास के कूड़ेदान से कुछ गट्टे इकट्ठा कर लाती हैं और उसे जलाकर जैसे तैसे रात काटती हैं और सुबह अपने मालिक के पास पहुंचती हैं। मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए। कल रात कड़ाके की ठंड में हमारा घर ढह गया है और हम रात से बेघर हैं। पिताजी की तबीयत भी खराब है और बच्चा वो भी ठंड से कांप रहा है। तो तू चाहती है कि अब तेरे लिए महल बनवा दूं? अरे एक तो तुम दोनों इतना लेट आए हो और ऊपर से सारा काम पड़ा है, लेकिन आते ही तुम्हें पैसा चाहिए। काम करो, शाम में घर जाते हुए पैसे दे दूंगा। शकुंतला और मधुरिमा दोनों काम करने में लग जाती हैं और देर शाम मालिक भी उन्हें आधे पैसे देता है। इतने पैसों से क्या होगा मालिक, थोड़े और पैसे चाहिए होंगे, हमें घर भी तो बनवाना है। जो पैसे दिए हैं वो चुपचाप से रख लो, वरना वो भी वापस ले लूंगा। और हाँ, जाते जाते ये अंडे का कैरेट फेंक देना। वहां बहुत सारे अंडे के कैरेट रखे हुए थे जिसे दोनों सास बहू उठा लेती हैं, लेकिन तभी मधुरिमा अपनी सास से कहती है, माँ जी आप चिंता मत कीजिए, इन पैसों से हम घर का राशन ले आएंगे और घर बनाने का बंदोबस्त हो गया। बस इन अंडे के कैरेट को हमें अपने साथ लेकर चलना है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कहना क्या चाहती है? अब दोनों सास बहू ढेर सारा अंडे का कैरेट लेकर जब अपने ससुर पति और बच्चे के पास पहुंचती हैं तो वो लोग भी इतने सारे अंडे के कैरेट देखकर हैरान थे। लेकिन देखते ही देखते मधुरिमा अपने पति, सास और बच्चे की मदद से खूबसूरत अंडे का घर तैयार कर देती है, जिससे चारों तरफ बांस का सपोर्ट होता है, ऊपर पन्नी और बाहर से भी पन्नी लगा होता है ताकि वो अंडे का कैरेट भीगकर खराब ना हो जाए। बड़ी मुश्किल से तिरपाल लेकर आया हूँ, लेकिन कुछ भी कहो, ये अंडे के कैरेट का घर, किचन और एक कमरा भी कितना प्यारा लग रहा है। बहू सच में तूने तो कमाल कर दिया। कुछ देर पहले तक हम ये सोच रहे थे कि हम रहेंगे कहाँ, क्या खाएंगे, लेकिन तूने तो एक घर के साथ साथ कमरा भी बना दिया है। कहाँ हम पहले एक कमरे के घर में रह रहे थे, वो भी सालों पुराना। बहुत प्यारा से लग रहा है हमारा ये घर। देखो माँ, इसकी दीवारें कितनी अच्छी लग रही है। अरे ऐसा घर मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। इसमें तो बाहर की ठंडी ठंडी हवा भी घुस नहीं पाएगी। सच में बहू, लाजवाब घर बनाया है तूने, जिसका कोई जवाब नहीं। पिताजी, जब विपत्ति आती है तो खुद ब खुद हमारा दिमाग उस विपत्ति से निकलने के लिए आगे को बढ़ने लगता है। बस यही हो रहा है हमारे साथ भी।
लेकिन बहू अब खाना बनाने के लिए जलावन कहाँ से लाया जाए? यहाँ आसपास तो कोई जंगली भी नहीं है जो लकड़ियाँ काट कर लाएंगे हम। जलावन की जरूरत क्या है माँ जी? ये जो कैरेट बचे हैं उनसे ही हम खाना बना लेंगे और कुछ जलने के काम भी आ जाएंगी। अरे बहू, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सचमुच ये अंडे के कैरेट हमारे कितने काम आ रहे हैं। अब अगले दिन दोनों सास बहू काम पर जाते हैं और सबसे पहले अंडे के कैरेट को साइड में रख देते हैं ताकि शाम में वो उन्हें घर ले जाएं और जलावन के तौर पर और बाकी काम के लिए उन्हें इस्तेमाल करें। इधर बिरजू भी लगातार काम की तलाश में था और आखिरकार उसे भी काम मिल जाता है। अब देर शाम दोनों सास बहू घर पहुंचते हैं और खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तभी वहां बिरजू आता है। माँ, 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 कहाँ हो आप? अरे थोड़ी देर आग के पास बैठ जा, कैसे कांप रहा है तू? अरे माँ, आपको मेरे कांपने की पड़ी है। मुझे आपको ये बताना है कि मुझे काम मिल गया। कल से मैं बनिया की दुकान पर काम पर जाऊंगा। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मुसीबत से हमें निकालने के लिए। और इस मुसीबत का भी हम सब ने ही मिलकर डटकर सामना किया, तभी तो ये मुसीबत भी हमारे सामने टिक नहीं पाई। हाँ बहू, हिम्मत तो हम सभी ने रखी और हमारे छोटे साहब ने भी। क्यों छोटे साहब? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं भी आप लोगों की तरह बहुत हिम्मत वाला हूँ। बच्चे की बात सुनकर पूरा परिवार एक साथ हंसने लगता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।